हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। मैं साहिल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अदालत पाठशाला में। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि ये जो चैनल अदालत पाठशाला है वो आपके एलएलबी और बीएलएलबी दोनों परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो साथियों, प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में चर्चा किए थे। अब उसके बाद हमारा जो संवैधानिक विधि है हमारे एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के फोर्थ पेपर का, तो उस संवैधानिक विधि के भारतीय संविधान में नागरिकता किस प्रकार अर्जित की जाती है या खोई जाती है, मतलब कि हम लोग को आज पढ़ना है सिटीजनशिप, नागरिकता। ठीक है भाई, चलो तो देखते हैं हम लोग की नागरिकता कहाँ से ली गई है। हमारी भारतीय संविधान है उसमें नागरिकता कहाँ से ली गई है, कैसे उसकी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और किस प्रकार खोई जा सकती है। सबसे पहले हेडिंग डाल लेना कि नागरिकता, नागरिकता क्या है। जैसे आप किसी देश में रह रहे हैं तो कोई ना कोई प्रूफ होगा ना कि आप उस देश के नागरिक हो, तभी तो किसी प्रकार की कोई ना कोई प्रमाण पत्र होगा कि आप उस देश के नागरिक हो। तो ठीक इसी प्रकार से भारतीय संविधान में भी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। कहाँ से की गई है? भारत में जो नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, जो उसकी अवधारणा है, कहाँ से? ब्रिटेन से ली। ठीक है, और भारत में जो नागरिकता किस प्रकार की है? इकहरी नागरिकता या एकल नागरिकता, जिसकी अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो आपके सामने दिख रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत जो नागरिकता है वो किस प्रकार अर्जित व खोई जा सकती है। सबसे पहले आप लिखना कि जो भारतीय संविधान में उसमें नागरिकता का जो प्रावधान है वो ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। ठीक है, चलो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? चलो ये है, तो इसकी अवधारणा है नागरिकता की, कहां से? अवधारणा किसकी? इकहरी नागरिकता या एकल नागरिकता, इकहरी या एकल नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता, यह अवधारणा कहां से लिया गया है? तो जो अवधारणा किसकी? इकहरी नागरिकता या एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में ली गई है, ब्रिटेन के संविधान। ठीक है भाई, यहां तक चीजें क्लियर है। चलो, ब्रिटेन के संविधान से जो नागरिकता, इकहरी नागरिकता की अवधारणा हमारे भारतीय संविधान ने ली है। चलो, इसके बाद है कि भारत में जो इकहरी नागरिकता का अर्थ क्या है, मतलब केवल जो भारत का नागरिक है वह सिर्फ और सिर्फ भारत का ही नागरिक है, ये नहीं कि उसको किसी अन्य राज्यों से उसको नागरिकता लेनी हो। इस इकहरी नागरिकता का मतलब यही हुआ कि जो भारत का नागरिक है वो सिर्फ भारत का नागरिक है, या जो केंद्र है उसी से उसको नागरिकता मिलती है, किसी राज्य से उसको अलग से नागरिकता नहीं लेनी पड़ती। ठीक है, भारतीय संविधान अनुच्छेद कहाँ से? अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक में नागरिकता के जो प्रावधान दिए गए, कहाँ से? आर्टिकल 5 से। ठीक है भाई, आर्टिकल 5 से 11 तक। ठीक, 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। अब सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि अनुच्छेद 5 क्या कहता है, अनुच्छेद 5 में क्या रखा गया है नागरिकता के संबंध में। तो अनुच्छेद 5 में नागरिकता के संबंध में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति भारत में पैदा हुआ, या कोई व्यक्ति है या तो वो भारत में पैदा हुआ हो या उसके माता पिता में से कोई भारत में पैदा हुआ था, मतलब कि यदि कोई व्यक्ति ए है, या मान के चलो ए है वो, और उसके माता पिता थे वाई और जेड, तो या तो ये भी भारत का मतलब भारत में ही पैदा हुआ, या तो उसके माता पिता जो थे वो भी भारत के नागरिक हो। ठीक है, तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता आसानी से मिल जाएगी।
तो इसमें कहा गया अनुच्छेद 5 में, यदि कोई व्यक्ति या तो वह स्वयं भारत में पैदा हुआ हो या तो उसके माता पिता में से कोई भारत में पैदा हुआ हो, या जो संविधान लागू होने के ठीक पहले, मतलब संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 से, कब से, 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान प्रभावशाली हुआ। तो कहा गया अनुच्छेद 5 में, यदि कोई व्यक्ति या तो स्वयं या तो उसके माता पिता भारत के या भारत में पैदा हुए हो, तो और कब, 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के ठीक पहले, कम से कम 5 साल, वो इस लागू होने के 5 साल पहले भारत में सामान्य रूप से निवासी था। ठीक है, मतलब कि लागू होने से 5 साल पहले से वो भारत में रह रहे हो तो वह भारत का नागरिक होगा। ठीक है, अनुच्छेद 5 में यही कहा गया है। अब अनुच्छेद 5 वो लिख लो भाई, क्या कहा गया है, देखो कि यदि कोई व्यक्ति है, क्या, यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति है या उसके माता पिता, ठीक है, माता या पिता में से कोई, में से कोई भारत में पैदा हुआ, में पैदा हुआ हो, भारत में पैदा हुआ हो और संविधान लागू होने के, क्या, संविधान लागू होने के, संविधान लागू होने के ठीक 5 वर्ष पूर्व, ठीक 5 वर्ष पहले से भारत का नागरिक रहा हो, से भारत का जो सामान्य निवासी रहा हो, भारत का सामान्य निवासी रहा हो, ठीक है, निवासी रहा हो, ठीक, तो उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा, भारत का नागरिक वो होगा। ठीक है, अनुच्छेद 5 में यही कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति है या तो वो भारत में पैदा हुआ या तो उसके माता पिता में से कोई भारत में पैदा हुआ था, जो संविधान लागू होने के ठीक 5 वर्ष, मतलब 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 के बन को तैयार हुआ और 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान प्रभावशाली हो गया, तो इससे ठीक 5 वर्ष पूर्व से वो भारत में सामान्य रूप से निवास कर रहा हो तो वो भारत का निवासी कहा जाएगा। ठीक है, एक होगा ये। अब इसके बाद होगा अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में देखो क्या कह रहा है, चलो अनुच्छेद 6 के बारे में देखो। अब क्या है, 5 तक क्लियर है भाई, 5 के बाद कोई दिक्कत तो नहीं। अनुच्छेद 6 देखो, अनुच्छेद 6 मतलब आर्टिकल 6 के अनुसार, यदि पाकिस्तान से कोई व्यक्ति, कौन से, हमारे विरोधी देश पाकिस्तान से कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले, कब, 19 जुलाई 1948 से पहले यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से प्रवास कर गया, मतलब उस प्रवास की तारीख से भारत के क्षेत्र में सामान्य रूप से माना जाएगा निवासी भारत का, मतलब कि पाकिस्तान से कोई व्यक्ति है जो 19 जुलाई 1948 से पहले प्रवास कर गया, मतलब जो पाकिस्तान में रह रहा था 19 जुलाई 1948 से पहले कहाँ आ गया हो, वो भारत आ गया हो, कब से कब, तो ये कह रहा है छेद 6, यदि कोई व्यक्ति है जो पाकिस्तान से, पाकिस्तान से कोई व्यक्ति क्या, पाकिस्तान से कोई व्यक्ति
19 जुलाई 1948। कब से कब? 19 जुलाई 1948 से पहले। ठीक है, तो 19 जुलाई 1948 से पहले वो कहाँ आ गया हो? भारत आ गया हो, उसका प्रवास भारत में हो गया हो। से पहले प्रवास कर गया हो, प्रवास कर गया हो, उस प्रवास की तारीख से, उस प्रवास की तारीख से वह भारत का नागरिक या सामान्य निवासी समझा जाएगा। वह भारत का सामान्य निवासी समझा जाएगा, मतलब उसे भारत की नागरिकता। ठीक है, यहां तक भाई क्लियर है? चलो ठीक है, तो अनुच्छेद 6 कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति है जो पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 से पहले प्रवास कर गया हो, उस प्रवास की तारीख से वह सामान्य रूप से भारत का निवासी माना जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अनुच्छेद 7 क्या कहता है, देखो भाई। अनुच्छेद 7 में क्या दिया है, क्या प्रावधान है अनुच्छेद 7 में? तो अनुच्छेद 7 में ये कहा गया है कि भारत से पाकिस्तान प्रवास के बाद, मतलब यदि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला तो प्रवास के बाद नागरिकता के अधिकारों का प्रयोग करते हुए उसे वंचित करता है। मतलब कि यदि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया हो, भारत से पाकिस्तान के प्रवास के बाद, भारत से पाकिस्तान के प्रवास के बाद, क्या? भारत से पाकिस्तान प्रवास के बाद नागरिकता के अधिकार, क्या? नागरिकता के अधिकारों से उसे वंचित कर दिया। कहां से? नागरिकता के अधिकारों से, नागरिकता के अधिकारों से या उसका प्रयोग करने से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 7 में यही कह रहा है कि भारत से पाकिस्तान प्रवास के बाद नागरिकता के अधिकारों का प्रयोग आप नहीं कर सकते। मतलब आप भारत से पाकिस्तान चले गए तो आप, वहां की नागरिकता आपको मिल गई, तो आप भारत का जो नागरिक था वो, उसके अधिकार आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। अनुच्छेद 7 में यही कहा गया है। ठीक है, अब इसके बाद अनुच्छेद 8 देख। अनुच्छेद 8 में क्या क्या आ गया? जो अनुच्छेद 8 है, आर्टिकल 8, संविधान के भाग 2 में शामिल है। कहां पे? सबसे पहले ये संविधान के भाग 2 में शामिल है। कहां पे? संविधान के भाग 2 में शामिल है। ठीक, चलो यहां तक क्लियर है भाई? संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 8 शामिल है और यह कहता है कि भारत से बाहर रहने वाले, कौन? कोई व्यक्ति है जो भारत का ही निवासी था लेकिन वह भारत से बाहर रह रहा है, तो भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार का वर्णन करता है। कौन? ये क्या कह रहा है? जो भारत के या भारत से बाहर जो रह रहा है, कौन हो? भारत से बाहर रह रहे या निवास कर रहे भारतीय मूल के, भारतीय मूल के
नागरिक कौन? भारतीय मूल के नागरिक। भारत से बाहर रह रहे भारतीय मूल के कुछ व्यक्ति या भारतीय मूल के नागरिक को, जो भारतीय मूल के नागरिकों को अधिकार का यह वर्णन करता है। ठीक है, चलो का वर्णन करता है। ठीक है भाई। 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले प्रवास कर गया तो उसे प्रवास की तारीख से सामान्य रूप से भारत का निवासी समझा जाएगा। अनुच्छेद 7 में कह रहा है कि भारत से पाकिस्तान प्रवास के बाद नागरिकता के अधिकारों का प्रयोग करने से आप वंचित हो जाएंगे। अनुच्छेद 8 जो है वो भाग 2 में शामिल है। कहाँ? भारतीय संविधान के भाग 2 शामिल है, भाग 2 में शामिल किया गया। और भारत से बाहर रह रहे भारतीय मूल के जो नागरिक है या निवासी है उनको नागरिकता के अधिकारों का वर्णन करता है। नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 8। चलो इसके बाद देखते हैं क्या है अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 क्या कह रहा है? छह सात आठ तक भाई क्लियर है? यहां तक क्लियर है भाई? चलो अब इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 9। क्या? अनुच्छेद 9। जो अनुच्छेद 9 है वो क्या कहता है? चलो तो अनुच्छेद 9 यह प्रावधान करता है या इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से, जो व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करता, कहा कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करता है वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। बहुत सीधा सा शब्दों में कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करता है तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? चलो थोड़ा सा तेज चलते हैं। यहां तक क्लियर? यदि कोई व्यक्ति अपने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 9 में यह प्रावधान किया गया। अब अनुच्छेद 10 को देखते हैं। क्या? अनुच्छेद 10। चलो भाई अनुच्छेद 10 देख। अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या उसे जो कानून द्वारा किसी भी प्रकार के प्रावधानों का हिस्सा, मतलब उसे कानून द्वारा भारत के नागरिकता प्राप्त है, भारत की नागरिकता उसे प्राप्त है, तो वह किसी भी प्रकार के प्रावधानों का हिस्सा होगा और भारत का नागरिक बना रहेगा। मतलब कि साफ शब्दों में यह कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, जब नागरिक है तो उसे कानून द्वारा नागरिकता मिली होगी तो वह भारत का नागरिक हमेशा बना रहेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता, क्या? किसी व्यक्ति की नागरिकता जो पहले से भारत का नागरिक है, सबसे पहले जो संविधान लागू होने के पहले से ही वह सामान्य रूप से भारत का निवासी रहा हो, वह जब तक संसद द्वारा कोई पारित कोई कानून विशेष रूप से नागरिकता न बना दिया जाए
कि अब आपको इस संसद मतलब यह कानून के बारे में आपको इससे नागरिकता लेनी पड़ेगी, तब तक वह भारत का नागरिक माना जाएगा। कौन? यदि कोई व्यक्ति सामान्य रूप से, कौन? चलो, यदि कोई व्यक्ति, कौन? यदि कोई व्यक्ति जो भारत का रहा हो, यदि कोई व्यक्ति जो सामान्य निवासी भारत का रहा हो, वह भारत का नागरिक हमेशा बना रहेगा जब तक कि भारत का नागरिक बना रहेगा। मतलब जो संविधान लागू होने के पहले से सामान्य रूप से निवास कर रहा हो, वह भारत का नागरिक बना रहेगा जब तक कि, कब? जब तक संसद द्वारा, जब तक कि संसद द्वारा संसद द्वारा कोई कानून, संसद द्वारा कोई पारित, संसद द्वारा पारित कोई कानून, संसद द्वारा पारित कोई कानून विशेष रूप से उसे नागरिकता खोने का कारण न दे। क्या? पारित कोई कानून विशेष रूप से नागरिकता खोने का कारण न दे। ठीक, का कारण ना दे। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। यदि कोई व्यक्ति जो सामान्य रूप से संविधान लागू होने के पहले से भारत का निवासी रहा हो, तो वह भारत का नागरिक बना रहेगा जब तक कि संसद द्वारा पारित कोई कानून या कोई प्रावधान विशेष रूप से उसे नागरिकता होने का कारण ना दे। ठीक है, चलो इसके बाद क्या है? अनुच्छेद 11, 10 तक हो गया, 10 तक हम क्लियर है भाई। चलो अब देखते हैं अनुच्छेद 11 में क्या कहा जा रहा है। अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार, क्या? संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। ठीक है, किसके द्वारा? संसद द्वारा। क्या कह रहा है? कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार, अधिकार का किसके द्वारा? विधि द्वारा विनियमन किया जाना। मतलब क्या कह रहा है? कि यदि संसद के पास यह अधिकार है, किसके पास? संसद के पास यह अधिकार है कि नागरिकता अर्जन और समाप्ति या इससे संबंधित कोई भी नियम व कानून बना सकती है। इसमें यही कहा है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा, क्या? यदि किसी नागरिक को संसद द्वारा नागरिकता अगर लेनी है, किसी नागरिक को नागरिकता लेनी है, तो वो कौन देगा? संसद। संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति। ठीक है, तो संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन
किया जाना, मतलब इस अनुच्छेद के अंतर्गत यह बताया गया कि संसद के पास यह शक्ति है, यह अधिकार है, पूर्णतः यह अधिकार संसद को दिया गया है। किसी व्यक्ति को नागरिकता अर्जित करनी है या अपनी नागरिकता समाप्त करनी है, इसी से संबंधित कानून इस अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद बनाती है। ठीक है, तो ये देख लो कि संसद के पास यह अधिकार है के पास संसद के पास यह अधिकार है कि नागरिकता अर्जन, मतलब किसी व्यक्ति को नागरिकता अर्जन या अर्जित या समाप्ति, नागरिकता अर्जन या समाप्ति से संबंधित कानून बना सकती। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर। चलो, तो संसद के पास ये अधिकार है कि नागरिकता अर्जन या समाप्ति से संबंधित कानून बना सकती है। अब देखो कि नागरिकता से संबंधित जो निम्न प्रकार के उपबंध है, क्या है उपबंध, कि किस प्रकार से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं और किस प्रकार से नागरिकता को खो सकते हैं। तो इस उपबंध के अंतर्गत यदि आप किस प्रकार से नागरिक बन सकते हैं और खो सकते हैं, उसका निम्नलिखित वर्णन मैं बताता हूं आपको किस आधार पे है। सबसे पहले क्या है, अधिवास द्वारा नागरिकता। ठीक है, क्या कह रहा है कि यदि आप अधिवास द्वारा नागरिकता लेते हैं तो भारत के नागरिक होंगे। अब अधिवास के अंतर्गत क्या कहा गया, अधिवास का मतलब क्या हुआ, संविधान के, जो मैंने बताया कि 5 के अनुसार, अनुच्छेद 5 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति संविधान के प्रारंभ, मतलब संविधान लागू होने से पूर्व जिसका भारत में अधिवास रहा हो या भारत में वो निवासी रहा हो, वह भारत का नागरिक होगा। तो इसमें अधिवास द्वारा नागरिकता में पहला पॉइंट क्या होगा, यही होगा। अब इसको मैं बोल देता हूं, आप नोट कर लेना कि यदि संविधान के प्रारंभ पर, संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। ठीक है भाई, इस दिन संविधान प्रभावशाली हुआ। ठीक है, तो संविधान जब प्रभावशाली हुआ 26 जनवरी 1950, संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति, वह हर व्यक्ति जो भारत में इस संविधान के लागू होने के पहले 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, वह भारत का नागरिक होगा। ठीक है, तो कब से, संविधान के पूर्व से भारत का निवासी रहा हो तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा अधिवास द्वारा नागरिकता में। पहला पॉइंट ये रहा। दूसरा पॉइंट ये है कि वह भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। कौन से, वह भारत में ही जन्मा हो। ठीक, दूसरा ये, वह भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। ठीक है भाई, चलो यहां तक क्लियर। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट क्या है, यदि किसी के माता पिता या वह व्यक्ति स्वयं भारत में जन्मा हो। यही संविधान अनुच्छेद 5 में यही कहा गया ना, यदि कोई व्यक्ति या उसके माता पिता में से कोई भी भारत में रहा हो और संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से वह भारत में रह रहा हो, तो वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट छोड़ो, बस सुन लो अच्छे से, बस कि यदि कोई व्यक्ति है या उसके माता पिता, या तो व्यक्ति स्वयं भारत में जन्मा हो
या तो उसके माता पिता में से भी कोई एक भारत क्षेत्र में जन्मा हो और संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से वह भारत का नागरिक रहा हो, वह भारत में अधिवास कर रहा हो, तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? तो अधिवास द्वारा नागरिकता में यही है, ठीक है, कि वह 5 वर्ष कब पूर्व से, 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, यही कहा गया है। अब इसके बाद दूसरा क्या है, पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों की नागरिकता। ये किसमें था? अनुच्छेद 6 में था। ठीक है भाई, अनुच्छेद 6 में था ना ये। तो पाकिस्तान से प्रव्रजन करके व्यक्तियों की जो नागरिकता कैसे मिली, तो अनुच्छेद 6 में व्यक्तियों की नागरिकता के कितने, 2 श्रेणियां बनाई गई है। 2 श्रेणियां कौन कौन सी है? एक तो वे लोग जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए हो, वह इसके भारत के नागरिक माने जाएंगे। प्रव्रजन करके आए मतलब वहां से यहाँ आए हो, कब से? 19 जुलाई 1948 से पहले। ठीक, ये डेट याद रखना भाई। जुलाई 1948 से पहले वो भारत आए हो, कहां से? पाकिस्तान से। प्रव्रजन मतलब पाकिस्तान से आप भारत आए हो, कब? 19 जुलाई 1948 से पहले, तो आप भारत के नागरिक माने जाओगे। ठीक है, अब तीसरा क्या है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले लोगों की नागरिकता, मतलब कोई व्यक्ति है जो भारत से पाकिस्तान चला गया हो, तो इसके बारे में किसमें, अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि यदि कोई नागरिक 1 मार्च 1947 के बाद, कब 1 मार्च कब 1 मार्च 1947 के पश्चात या बाद भारत के राज्य क्षेत्र से, ऐसे राज्य क्षेत्र को इस समय जो पाकिस्तान की सीमा के अंदर है, मतलब कि 1 मार्च 1947 के बाद यदि कोई व्यक्ति उस क्षेत्र में जो वर्तमान समय में किसका हिस्सा हो, पाकिस्तान के क्षेत्र में आता हो, वह वहां पे चला गया हो, वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, कब? 1 मार्च 1947 के बाद यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान के उस क्षेत्र में चला गया हो, पहले वो हिस्सा भारत का ही रहा हो, लेकिन जब विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद वह क्षेत्र पाकिस्तान के हिस्से में चला गया हो, तो वह व्यक्ति वहां चला गया हो प्रव्रजन करके भारत से, कब? 1 मार्च 1947 के बाद, तो वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? चलो इसके बाद देखते हैं। अब भारत के बाहर, भारत के बाहर मतलब भारत के बाहर भारतीय उत्पत्तियों वालों की नागरिक, मतलब कि क्या, जो भारतीय मूल के जो निवासी थे, कौन से? भारतीय मूल के। तो भारत के बाहर भारतीय उत्पत्तियों वालों की नागरिकता किस प्रकार होगी? भारत के बाहर रहने वाले स्वदेशी भारतीय, अनुच्छेद 8 में यही कहा गया, यदि कोई व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो, लेकिन वह अपने नौकरी या जॉब, अपने पैसे के लिए वह बाहर गया हो, कहाँ पे? विदेशों में रह रहा हो, लेकिन वह भारत के बाहर रहने वाले स्वदेशी भारतीय, विदेश में रहने वाले भारतीयों जिनका जन्म भारत में ही हुआ हो, जैसे कि कोई व्यक्ति है वह भारत का ही जन्मा हो लेकिन वह कहीं बाहर देश में रह रहा हो, तो वह भारत का नागरिक होता है। ठीक है भाई। अब एक था भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया था, कब? भारत सरकार अधिनियम 1935। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, वह भारतीय नागरिकता
प्रदान करता है। कौन से व्यक्तियों को? जो रह तो विदेश में रहा हो लेकिन वह उसका जन्म कहाँ हुआ हो? अपने भारत, अपने स्वदेश में यहीं पे हुआ हो, लेकिन वह कहाँ रह रहा हो? विदेश में रह रहा हो। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 उन लोगों को भारत की नागरिकता देता है। ठीक है भाई। जैसा कि कोई राजदूत वगैरह होते हैं जो जिनके बाहरी होते हैं ना राजदूत, तो इसके अंतर्गत राजदूत वगैरह ही होते हैं। ठीक है। तो यदि कोई क्या, यदि कोई व्यक्ति है जो भारत का निवासी है लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो, भारतीय मूल का निवासी, भारतीय मूल का निवासी जो विदेश में रह रहा हो, कहाँ अधिवास कर रहा हो या निवास कर रहा हो? विदेश में निवास कर रहा हो, लेकिन उनके जो माता पिता है या उनके दादा दादी का जन्म कहाँ हुआ हो? भारत में हुआ हो। के माता पिता या दादा दादी का जन्म भारत में। ठीक। यदि कोई भारतीय मूल का निवासी है जो विदेश में रह रहा हो लेकिन उनके माता पिता या दादा दादी का जन्म भारत में हुआ हो, उसे भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935, 1935 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत का नागरिक माना जाएगा या समझा जाएगा। भारत का नागरिक। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। चलो इसके बाद देखते हैं। तो भारत के बाहर उत्पत्ति वालों की नागरिकता कैसे होगी, कैसे मिलेगी? भारतीय मूल का निवासी जो विदेश में रह रहा हो लेकिन उसके माता पिता या दादा दादी का जन्म भारत में ही हुआ हो और उसे भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, क्योंकि वह उसके माता पिता या दादा दादी का जन्म कहाँ हुआ था? भारत में। चलो इसके बाद क्या है? रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता। रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता कैसे मिलती भाई? रजिस्ट्रीकरण, यदि कोई व्यक्ति या ऐसा कोई व्यक्ति हो जो भारतीय संविधान या भारतीय नागरिकता अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नागरिक नहीं है। यदि कोई व्यक्ति है जो भारत जो संविधान है उसका क्राइटेरिया, नागरिकता का जो क्राइटेरिया है उसके अनुसार वह नागरिक नहीं है या उसके अनुसार वो फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो रजिस्ट्रीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त वह कर सकता है। वह किस प्रकार कर सकता है? यदि कोई व्यक्ति जो है वह किसके रजिस्ट्रीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए वह किसके इस रजिस्ट्रीकरण द्वारा वह सक्षम अधिकारी, जो ऐसा सक्षम अधिकारी होगा जो रजिस्ट्रीकरण द्वारा भारत की नागरिकता दे, तो वह उस समझ सक्षम अधिकारी के पास आवेदन पत्र ना एप्लीकेशन फॉर्म देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। किसके समझ? सक्षम अधिकारी इसका रजिस्ट्रीकरण द्वारा जो नागरिकता देता है वह उस सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना आवेदन पत्र देकर क्या कर सकता है? भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है भाई। यदि कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिकता के अनुसार या भारतीय नागरिकता के उपबंध
बंद का पालन नहीं करता है, बंद का पालन नहीं करता है, तो वह व्यक्ति जो होगा रजिस्ट्रीकरण के सक्षम अधिकारी, सक्षम अधिकारी के पास आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है भाई, चलो चलो यहां तक ठीक है, यहां तक समझ आया। ठीक है, यदि ऐसा प्राधिकारी जो सक्षम अधिकारी होगा उसे भारत के नागरिक के रूप में अगर वो सक्षम समझेगा तो वह उसे भारत की नागरिकता दे दे। यदि दूसरा भी एक हो सकता है, भारत में क्या, भारत में जो उत्पन्न व्यक्ति है जो रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन पत्र देने के लिए क्या, देने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में मामूली तौर पर निवास कर रहा हो। मतलब कहने का मतलब यदि कोई व्यक्ति ए है, वो सक्षम अधिकारी बी के पास अपना जब एप्लीकेशन फॉर्म जमा करेगा, क्या एप्लीकेशन फॉर्म देगा, जो वह इस एप्लीकेशन फॉर्म देने के 5 वर्ष पूर्व से, 5 वर्ष पूर्व से ही भारत में वो रह रहा हो। ठीक है, तो यही है कि यदि कोई व्यक्ति है वह सक्षम अधिकारी के पास यदि आवेदन पत्र देने के जो तारीख है उस तारीख से 5 वर्ष पूर्व से वह भारत में रह रहा हो तो उसे भारत का नागरिक घोषित किया जा सकता है। ठीक है, चलो तीसरा क्या है, तीसरा देख लो भाई। तीसरा, यदि भारत में उत्पन्न व्यक्ति जो भारत के किसी अन्य देश में आमतौर से निवास करता हो, भारत में उत्पन्न हुआ व्यक्ति है लेकिन वह भारत के बाहर किसी अन्य देश में आमतौर से अपने नौकरी अपने जॉब के लिए निवास कर रहा हो, लेकिन वह भारत का ही नागरिक होगा। ठीक है भाई, चलो भारत में जो भारत का उत्पन्न व्यक्ति, भारत में लिख लेना, भारत में उत्पन्न व्यक्ति भारत में उत्पन्न व्यक्ति जो भारत के बाहर, जो भारत के बाहर निवास कर रहा हो, वह भारत का नागरिक होगा। ठीक है, वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, 3 प्रकार से। ठीक है, इसके बाद देशीकरण द्वारा नागरिकता क्या है भैया, देशीकरण, देशीकरण क्या है भाई, चलो देशीकरण द्वारा कैसे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। यदि कोई क्या, कोई विदेशी व्यक्ति या विदेशी वयस्क व्यक्ति जो प्रथम अनुसूची में वर्णित देशों का नागरिक नहीं है। ठीक है, यदि कोई विदेशी वयस्क व्यक्ति है जो प्रथम अनुसूची में वर्णित देशों का नागरिक, प्रथम अनुसूची में क्या क्या कि भारत राज्यों का संघ होगा। तो यदि कोई विदेशी व्यक्ति जो प्रथम अनुसूची में वर्णित देशों का नागरिक नहीं है, या भारत सरकार से, किससे, भारत सरकार से निर्धारित प्रपत्र पर देशीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। इस तरह देशीकरण द्वारा नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है, देखो भाई, चलो यदि कोई विदेशी है व्यक्ति,
क्या? यदि कोई विदेशी वयस्क व्यक्ति जो प्रथम अनुसूची में वर्णित प्रथम अनुसूची में वर्णित देशों का नागरिक नहीं है, ठीक है, देशों का नागरिक नहीं है। क्या? यदि कोई वयस्क व्यक्ति विदेशी जो प्रथम अनुसूची में वर्णित देशों का नागरिक नहीं है तो भारत सरकार से निर्धारित प्रपत्र पर देशीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। तो भारत सरकार से निर्धारित प्रपत्र पर नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। किस प्रकार? देशीकरण द्वारा देशीकरण द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है भाई, चलो यहां तक क्लियर। आगे बढ़ा जाए तो चलो देखो, वह कोई व्यक्ति है किसी ऐसे देश का नागरिक ना हो जहां की संविधान द्वारा, मतलब यदि कोई विदेशी व्यक्ति है मतलब वो ऐसे देश का नागरिक ना हो जहां की संविधान द्वारा या किसी अन्य कानून द्वारा भारतीय नागरिक देशीकरण द्वारा बनने से, उसे नागरिक बनने से रोका गया हो। मतलब कि कोई व्यक्ति हो जो ऐसे देश में ना निवास कर रहा हो जहां पर यह मान्य ना हो कि यदि कोई व्यक्ति भारत के देशीकरण के कानून द्वारा वह भारत की नागरिकता प्राप्त करे। ठीक है, इसके बाद जो वह व्यक्ति होगा वह अपने देश की नागरिकता को त्याग दिया होगा और केंद्र सरकार को इसकी सूचना दे दे। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति है जो अपने देश की नागरिकता को त्याग दिया हो और इसकी सूचना किसको दिया हो? केंद्र सरकार को दे दिया। ठीक है, तो दो प्रकार कैसे हो गए इसके, इस देशीकरण द्वारा, कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे देश का नागरिक ना हो, कौन से? ऐसे देश का नागरिक ना हो ऐसे देश का नागरिक ना हो जहां पर या संविधान द्वारा, उस देश में संविधान द्वारा या किसी कानून द्वारा भारतीय नागरिकता देशीकरण द्वारा ग्रहण करने की अनुमति ना दी गई। कैसे? नागरिक ना हो जहां पर विधि द्वारा विधि द्वारा भारतीय नागरिकता भारतीय नागरिकता देशीकरण से ग्रहण करने की अनुमति ना हो। देशीकरण से ग्रहण करने की ना हो। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। इसके बाद दूसरा है, वह व्यक्ति अपने देश की नागरिकता त्याग दिया हो। अपने देश की नागरिकता त्याग कर सूचना केंद्र सरकार को दे दिया। सूचना सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार को दिया हो।
ठीक है भाई, यहां तक क्लियर। चलो, देशीकरण द्वारा नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद क्या है, नागरिकता की समाप्ति या परित्याग। अभी तक क्या क्या पढ़े हम लोग, पढ़े थे कि नागरिकता किस प्रकार अर्जित की जा सकती। देखो भाई, पहले किस अधिवास द्वारा, पहले अधिवास द्वारा, उसके बाद पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों को नागरिकता किस प्रकार मिलेगी। जो व्यक्ति पाकिस्तान को प्रव्रजन करके चले गए उसकी नागरिकता किस प्रकार खत्म होगी। उसके बाद भारत के बाहर भारतीय उत्पत्ति वालों की नागरिकता कहाँ की बनी रहेगी। इसके बाद हम लोग पढ़े रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता, ठीक है। उसके बाद देशीकरण द्वारा नागरिकता, ये जो अर्जित करने की थी। अब इसके बाद आता है नागरिकता की समाप्ति या नागरिकता का परित्याग किस प्रकार किया जाता है। ठीक है भाई, चलो, नागरिकता की समाप्ति या परित्याग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 में, कहां पे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 में भारत की नागरिकता की समाप्ति के संबंध में प्रावधान दिया गया है। इसमें क्या कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति एक समय में केवल एक ही देश का नागरिक हो सकता है। एक व्यक्ति है जो एक समय में एक ही देश का नागरिक हो सकता है, ठीक है, एक ही देश का नागरिक हो सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। यदि एक समय में दो या दो से अधिक राज्यों की वो या देशों की नागरिकता ले सकता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है कि नागरिकता एक समय में एक बार में एक ही देश की या एक ही देश के राज्यों की मिल सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद नागरिकता की जो परित्याग होगा, कोई व्यक्ति नागरिकता का परित्याग किस प्रकार कर सकता है। यदि कोई वयस्क व्यक्ति, कौन सा, यदि कोई वयस्क व्यक्ति, चलो देखो, यदि कोई वयस्क व्यक्ति जो भारत की नागरिक अपनी नागरिकता का परित्याग करने की घोषणा करता है, यदि कोई भारत का नागरिक है और अपना जो नागरिकता परित्याग करने की घोषणा कैसे कर सकता है, किंतु यदि घोषणा किसी युद्ध काल के समय वो करता है। कब, यदि कोई युद्ध हो रहा हो या किसी अन्य विपत्ति का समय हो या किसी अन्य विपत्ति का दौर हो, तो कोई व्यक्ति जो अपनी नागरिकता को समाप्त करने के लिए घोषणा करेगा, भारत सरकार जो होगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, भारत सरकार जब तक उचित नहीं समझेगी तब तक ऐसे व्यक्ति को नागरिक या उसे नागरिकता से हटा नहीं सकती है, जब तक उसे यह नहीं लगेगा कि यह युद्ध खत्म हो गया या ऐसी कोई आपत्ति खत्म, विपत्ति खत्म हो गई हो। ठीक है, तब तक वह भारत का ही नागरिक बना रहेगा। यदि वह कभी भी करता है आवेदन तो, ठीक है, जब कोई पुरुष होगा, पुरुष नागरिक भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, कहाँ का, यदि कोई पुरुष है वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, तब उसके अवयस्क बच्चे, मतलब जो 18 साल से कम के हों, अवयस्क का मतलब 18 साल से कम उम्र के बच्चे भारतीय नागरिकता से वंचित हो जाएंगे। कब, जब कोई पुरुष नागरिक भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तो। ठीक है, चलो, यदि कोई पुरुष नागरिक भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, ठीक है, भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, और यदि उसके बच्चे जो होंगे 18 वर्ष से अवयस्क का मतलब, अयस्क का मतलब कम, 18 वर्ष से कम, और उसके अवयस्क बच्चे
अवयस्क बच्चे भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिए जाएंगे। ठीक है, भारतीय नागरिकता से वंचित, ठीक, वंचित कर दिए जाएंगे। ठीक है, यदि कोई अवयस्क बच्चा भारतीय नागरिकता पुनः प्राप्त कर या करना चाहता है तो वह वयस्क होने के या वयस्क होने जब जब वो 18 साल का हो जाएगा तो वयस्क होने के 1 वर्ष की अवधि के भीतर भारतीय नागरिकता की ग्रहण करने की घोषणा कर दे। क्या कर दे? यदि वह जो बच्चा है कौन अवयस्क बच्चा है वह वयस्क होने पर उसके 1 माह के 1 माह नहीं 1 वर्ष की अवधि के भीतर वह भारतीय नागरिकता को ग्रहण करने की घोषणा कर देगा तो वह भारत का नागरिक हो जाएगा। अन्यथा यदि उसके पिता ने भारत की नागरिकता से परित्याग कर दिया हो और वह बच्चा अवयस्क रहा हो मतलब 18 वर्ष से कम रहा हो तो उसको भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। तो नागरिकता का परित्याग किस प्रकार हुआ भाई, समझ आया? दूसरा यही था कि ये जो अवयस्क बच्चा है जब वयस्क हो जाएगा, कब? जब यह वयस्क होने पर 1 वर्ष की अवधि के भीतर, कब? 1 वर्ष की अवधि के भीतर 1 वर्ष की अवधि मतलब समय के अंदर वह भारतीय नागरिकता को ग्रहण करने की घोषणा कर दे। के भीतर भारतीय नागरिकता ग्रहण करने की घोषणा कर। ठीक, घोषणा कर देगा तो वह भारत का नागरिक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद नागरिकता से वंचित किस प्रकार नागरिकता से वंचित किया जाता है। ठीक है भाई, नागरिकता से वंचित किस प्रकार किया जाता है। अब ये देखो लास्ट पॉइंट है ये। ठीक, भारतीय नागरिकता जो भारतीय नागरिक भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं 1955 के तहत इसके भारत सरकार अधिनियम 1955 के तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया। किसके? देखो भाई, भारत अधिनियम 1955 के तहत केंद्र सरकार को इसके 1955 के तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह देशीकरण, रजिस्ट्रीकरण अथवा अधिवास या निवास के आधार पर बने हुए किसी भी क्या 1955 के भारत सरकार अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह किस तीन, पहला देशीकरण, दूसरा अधिवास और तीसरा रजिस्ट्रीकरण। इन तीन आधार पर यदि वह भारत का नागरिक हो तो भारत सरकार अधिनियम ने 1955 के तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया है कि आप इन तीनों आधार पे उस नागरिक को भारत की नागरिकता से वंचित या भारत का नागरिक उसे नहीं घोषित करेंगे, उसे नागरिकता से क्या कर देंगे? वंचित कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, नागरिकता वहां की खत्म हो जाएगी। इसके बाद है कि किसी ऐसे युद्ध में क्या किसी ऐसे युद्ध में भारत संबंधित हो, मतलब यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता से किस प्रकार और वंचित किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति भारत से किसी देश का युद्ध हो रहा हो और वह व्यक्ति उस विरोधी देश या उस दुश्मन देश के साथ अवैध रूप से संचार या व्यापार कर रहा हो, मतलब उससे किसी भी
प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से वह उससे कनेक्ट हो। क्या चीज? इसके बाद दूसरा देखो कि वह व्यक्ति, भारत यदि किसी से युद्ध हो रहा हो, या भारत का युद्ध किसी ऐसे देश से हो रहा हो, दुश्मन मान लो ये है, ठीक है, और यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता कैसे वंचित होगी, यह है नागरिक, ठीक है, तो ये हो गया नागरिक, और ये हो गया दुश्मन देश, और ये हो गया हमारा भारत। तो भारत इस व्यक्ति की नागरिकता किस प्रकार समाप्त करेगा? यदि भारत का इस देश से युद्ध हो रहा हो और यह व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, कहाँ का? ये भारत का नागरिक है, ठीक है, ये है नागरिक भारत का। तो यह नागरिक इस देश से दुश्मन देश से व्यापार या अवैध रूप से संचार, या से व्यापार या संचार, व्यापार या संचार, ठीक है, व्यापार या संचार कर रहा हो, तो भारत सरकार अधिनियम 1955 के तहत केंद्र सरकार इस व्यक्ति की नागरिकता खत्म कर सकती है। ठीक है भाई, किसकी? इस व्यक्ति की नागरिकता केंद्र सरकार खत्म कर देगी। ठीक है, यहां तक क्लियर? चलो, इसके बाद एक पॉइंट और है, यदि कोई व्यक्ति जो हो वह भारत से बाहर, किसी विदेश में भारत से बाहर लगातार 7 वर्षों तक निवास कर रहा हो, तो वो भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। पॉइंट लिख लो भाई। नागरिकता खत्म कर दी जाए। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? चलो, भाई सब क्लियर हो गया ना? चलो ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त हुई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर, क्योंकि ये टॉपिक जो है आपके एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे ये पूछा जा सकता है भारत की नागरिकता किस प्रकार अर्जित व हुई जा सकती है, जिसका वर्णन मैंने इस पूरे वीडियो में आपको बहुत आसान शब्दों में किया है। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लेना। ठीक है, नई नई वीडियो आपको मिलती रहेगी, तब तक के लिए बने रहना। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में।